हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी तुमने रात के आसमान को देखा है? वो अनगिनत तारे, वो चमकते बिंदु। क्या तुमने कभी सोचा, हम यहाँ क्यों हैं? क्या इस अंधेरे के पार कोई और है? क्या ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है, या बस एक संयोग? स्टीफन हॉकिंग, वो इंसान जिसने अपनी आवाज खो दी, लेकिन अपने विचारों से पूरे ब्रह्मांड को बोलने पर मजबूर कर दिया। जिसने मृत्यु की आंखों में झांक कर कहा, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। ये कहानी है उस आत्मा की, जिसने विज्ञान को भावना बनाया, जो तारों की धूल से निकला और हमें सिखा गया कि असली ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, और उन सवालों की जो हमेशा हमारे भीतर गूंजते रहेंगे। हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और कहाँ जा रहे हैं? शायद जवाब कभी पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब तक हम पूछते रहेंगे, तब तक जिंदगी बनी रहेगी। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस बाय स्टीफन हॉकिंग। एक ऐसी यात्रा जो ब्रह्मांड से शुरू होकर तुम्हारे भीतर खत्म होती है। उससे पहले कि दोस्तों हमें ऑडियो बुक की समरी को शुरू करें, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। पहला भाग। वो ठंडी सी रात थी। कैम्ब्रिज की शांत गलियों में हवा हल्के से सरसराती हुई पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर आसमान में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे, और उस कमरे की एक कोने में एक व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति की आंखें उन तारों में कहीं खोई हुई थी। उसकी सांसें मशीन की लय पर चल रही थी, लेकिन उसकी सोच, वो तो प्रकाश की गति से भी आगे निकल चुकी थी। वही व्यक्ति था, स्टीफन हॉकिंग, एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे, अगर तुम हर चीज पर सोचते रहोगे कि क्यों मैं, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा क्यों नहीं छिपा है। स्टीफन का जीवन भी यही साबित करता है। 21 साल की उम्र में जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम सिर्फ 2 साल और जियोगे, तो वो मुस्कुराए थे। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची थी, अगर मेरे पास कम समय है, तो क्यों न मैं इस समय में पूरी सृष्टि को समझ लूं। और वही हुआ। धीरे धीरे उनकी आवाज चली गई, शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उनका मस्तिष्क, वो तो जैसे ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा बन गया। वो सोचते रहे, लिखते रहे, खोजते रहे, और अंत में जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, तब उन्होंने न सिर्फ विज्ञान के रहस्यों को खोला, बल्कि जीवन के अर्थ को भी समझाया। इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, स्टीफन के कमरे से, जहां रात के सन्नाटे में एक कंप्यूटर की स्क्रीन चमक रही है। उनकी उंगलियां नहीं चल रही थीं, लेकिन आंखों के एक छोटे से सेंसर से वो अक्षर टाइप कर रहे थे, और हर शब्द में एक सवाल छिपा था। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? क्या ईश्वर है? क्या ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? वो कहते थे, हम सबके जीवन में कोई न कोई बड़ा सवाल होता है। कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, कुछ उसे समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ उसे अपना जीवन बना लेते हैं। स्टीफन तीसरे तरह के इंसान थे। उनकी कहानी कोई विज्ञान की किताब नहीं, बल्कि एक मानवीय जिज्ञासा की गाथा है, जहां एक आदमी अपने भीतर और बाहर दोनों में ईश्वर को खोजता है, समय को महसूस करता है, और भविष्य को अपनी आंखों में देखता है। वो मानते थे कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक कारण से है। कोई जादू नहीं, कोई दैवी चमत्कार नहीं, सिर्फ नियम। उन्होंने कहा था, अगर हम ब्रह्मांड के सभी नियम समझ लें, तो हम जान पाएंगे कि ईश्वर के मन में क्या चल रहा था। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्होंने जोड़ा, शायद हमें ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने खुद को बनाया है। ये सुनकर बहुत लोग चौंक गए थे, पर स्टीफन ने हमेशा कहा, मैं किसी आस्था के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस उस सच्चाई की तलाश में हूँ जो सबको जोड़ती है। उनकी आंखों में एक चमक थी। जब वो तारों की ओर देखते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी से बात कर रहे हों।
कभी कभी वो अपने कमरे में अकेले बैठे रहते थे और कहते, हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। जिस तरह तारों में विस्फोट से रोशनी पैदा होती है, उसी तरह हमारे भीतर भी ऊर्जा और जिज्ञासा का एक ब्रह्मांड छिपा है। सवाल ये नहीं कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, सवाल ये है कि अब जब हम यहाँ हैं तो हम क्या कर रहे हैं। वो बात सिर्फ विज्ञान की नहीं कर रहे थे, वो जिंदगी की बात कर रहे थे। स्टीफन बचपन से ही सवालों से भरे रहते थे। वो खिलौनों को खोलकर देखना चाहते थे कि वो चलते कैसे हैं। तारों को देखकर सोचते थे कि वो गिरते क्यों नहीं। और फिर जब उन्होंने कॉस्मोलॉजी पढ़नी शुरू की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर की प्यास बुझाने का रास्ता दिखा दिया हो। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और सवाल दिया, एएलएस नाम की वो बीमारी जिसने धीरे धीरे उनके शरीर को रोक दिया। कभी चलना बंद हुआ, फिर बोलना, फिर हाथों का हिलना। पर सोचिए, उस इंसान ने जिसके पास बोलने तक की ताकत नहीं थी, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्टीफन के लिए ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं था, वो एक कहानी थी, एक कविता जो समय और गुरुत्वाकर्षण की भाषा में लिखी गई थी। वो कहा करते थे, हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हम ब्रह्मांड को खुद को देखने का एक तरीका दे रहे होते हैं। कभी कभी वो कहते थे, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि अगर हम सब मिलकर अपने सवालों के जवाब ढूंढें तो हम खुद ईश्वर बन सकते हैं, अपने ज्ञान और करुणा के जरिए। उनकी किताब में सबसे पहला सवाल था, क्या भगवान है? और उन्होंने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है भगवान की, ब्रह्मांड अपने नियमों से खुद बना है। लेकिन ये जवाब कठोर नहीं था, उसमें एक गहरी करुणा थी, एक वैज्ञानिक प्रेम था। वो कह रहे थे, अगर ब्रह्मांड खुद को बना सकता है तो वो भी एक अद्भुत आश्चर्य है, और उस आश्चर्य को महसूस करना ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। स्टीफन के शब्दों में एक अलग ही संगीत था। वो जब मशीन से बोलते थे तो उसकी आवाज धातु की लगती थी, लेकिन उसके पीछे जो भाव थे वो किसी इंसान के दिल से निकले लगते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता कि आपकी बीमारी आपको रोक देगी? स्टीफन ने जवाब दिया, मेरी बीमारी ने मुझे चलना रोक दिया, लेकिन सोचने से नहीं रोका। जब तक मेरा दिमाग जिंदा है, मैं अनंत में सफर करता रहूंगा। उस रात जब वो ये बात कह रहे थे, खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उनकी आंखें आसमान में तैरती एक तारे पर टिकी थीं, जैसे वो उसी से बात कर रहे हों। और शायद सच में कर रहे थे, क्योंकि स्टीफन के लिए तारे सिर्फ दूर के गोले नहीं थे, वो सवालों के जवाब थे जो प्रकाश की भाषा में लिखे गए थे। वो कहते थे, ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि तारे भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि सब कुछ बदलता है। और शायद यही ईश्वर है, परिवर्तन। स्टीफन की सोच में ये एक बड़ा बदलाव था। उन्होंने ये समझा लिया था कि गॉड और साइंस विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही खोज के दो अलग अलग रास्ते हैं। जहाँ एक रास्ता श्रद्धा से जाता है, दूसरा तर्क से, लेकिन मंजिल वही है, सत्य। रात और गहरी होती गई। मशीन की हल्की आवाज और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी उस कमरे में फैल रही थी। स्टीफन ने अपनी आखिरी पंक्तियों में लिखा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, बस मैं जीते जी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोग ये जाने कि ब्रह्मांड का हिस्सा होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और यही उनकी सोच का सार था। हम छोटे हैं, अस्थायी हैं, नाजुक हैं, लेकिन हमारे भीतर जो समझने की क्षमता है वो अनंत है। अगर हम अपने जीवन को सवालों और जिज्ञासा से भर दें तो हम मरकर भी जिंदा रहेंगे। अपने विचारों, खोजों और प्रेरणाओं में। वो मुस्कुराते थे जब भी कोई कहता था, आपका जीवन तो बहुत कठिन है। वो कहते थे, कठिन नहीं, बस सीमित है, लेकिन दिमाग की कोई सीमा नहीं। और इस तरह उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी सीमित क्यों न हो, अगर तुम्हें जिज्ञासा है तो तुम ब्रह्मांड जितने विशाल हो सकते हो। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने स्टीफन हॉकिंग के जीवन, उनकी बीमारी
उनके शुरुआती विचारों और क्या भगवान है जैसे पहले बड़े सवाल की भावनात्मक यात्रा को देखा, जहां एक सीमित शरीर में कैद इंसान ने अनंत ब्रह्मांड को समझने का साहस किया। अब कहानी आगे बढ़ेगी, समय, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भविष्य की मान्यता की ओर। दूसरा भाग। कमरे में फिर वही सन्नाटा था। व्हीलचेयर की हल्की सी आवाज, मशीन की ताल पर चलती सांसें और सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाते कुछ शब्द, द बिगिनिंग ऑफ टाइम। स्टीफन की आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हों जो अब खुलने वाला हो। कई सालों से वो एक सवाल के पीछे लगे थे, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई आरंभ था? क्या किसी ने इसे बनाया? या ये हमेशा से था? उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही थी। वो कहते थे, अगर हम ये समझ जाए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, तो हम यह भी समझ लेंगे कि इसका अंत क्या होगा, और शायद ये भी कि हम यहाँ क्यों हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, ये एक भावनात्मक कहानी थी। क्योंकि जब स्टीफन अपने मन में बिग बैंग की कल्पना करते थे, तो वो केवल विस्फोट नहीं देखते थे, वो एक जन्म देखते थे। एक ऐसे जन्म का जिसने हर चीज को अर्थ दिया, प्रकाश को, समय को और जीवन को। वो सोचते थे, शुरुआत से पहले क्या था? और फिर खुद ही कहते थे, शायद पहले जैसी कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि समय खुद शुरुआत में पैदा हुआ। उनके लिए ये विचार सिर्फ गणितीय समीकरण नहीं था, बल्कि एक दर्शन था। अगर समय खुद बना है, तो हम सब उस समय के बच्चे हैं। हमारा अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब उसी के धागे से बुना है। कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते, स्टीफन अपनी आंखों से तारों की तरफ देखते रहते। वो कहते थे, हर तारे के भीतर एक कहानी छिपी है, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। और जब उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, तो हम उस कहानी को अपने अंदर महसूस करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, हम सब तारों की धूल से बने हैं, और एक दिन हम फिर उसी धूल में मिल जाएंगे। लेकिन बीच का जो समय है, वही हमारी असली कहानी है। स्टीफन के लिए समय कोई घड़ी की टिक टिक नहीं था, वो एक गहरा रहस्य था, जो कभी फैलता है, कभी मुड़ता है, कभी रुकता है, और कभी हमारे दिल में दर्द बनकर बहता है। उन्होंने कहा था, अगर समय की दिशा बदल दी जाए, तो क्या सब कुछ उल्टा चलेगा? क्या मृत व्यक्ति फिर जीवित हो जाएगा? क्या आंसू वापस आंखों में लौट आएंगे? ये सवाल सिर्फ भौतिकी के नहीं थे, ये इंसान के भीतर की भावनाओं से जुड़े थे। स्टीफन जान चुके थे, विज्ञान का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि वो हमें खुद को समझने का तरीका देता है। उनकी किताब में एक और सवाल था, क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? और उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हर चीज का अंत है, लेकिन उसका अर्थ उसी में छिपा है। जैसे एक तारे की मृत्यु किसी और तारे के जन्म का कारण बनती है। उन्होंने ब्लैक होल की कल्पना की थी, ऐसे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। कितनी गहरी सोच थी ये, क्योंकि ब्लैक होल स्टीफन के अपने जीवन की तरह थे। उनका शरीर एक कैद बन गया था, जैसे ब्लैक होल में फंसा हुआ प्रकाश। लेकिन उनकी सोच उस कैद से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। कभी कभी वो मुस्कुराते हुए कहते, ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं होते। अगर तुम गहराई से देखो, तो वहां से भी प्रकाश निकल सकता है। जैसे हर कठिनाई में भी कोई उम्मीद छिपी होती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह जीवन की एक सच्चाई थी। हर इंसान के भीतर कोई न कोई ब्लैक होल होता है, दर्द, डर या असफलता का। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लें और उसमें झांकने की हिम्मत करें, तो वहीं से रोशनी भी मिलती है। स्टीफन के लिए विज्ञान और इंसान का जीवन एक ही था। दोनों लगातार फैल रहे हैं, और दोनों का कोई निश्चित अंत नहीं है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी स्थायी नहीं। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो मानते थे कि समय का प्रवाह एक दिशा में चलता है, भविष्य की ओर। लेकिन वो ये भी कहते थे, भविष्य तय नहीं है। हर इंसान, हर चुनाव, हर विचार उसे बदल सकता है।
वो एक दिन अपनी आवाज मशीन से कहते हैं, हम इंसान ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम अब केवल देखने वाले नहीं हैं, हम निर्माता हैं, अपने भाग्य के, अपनी सभ्यता के, अपने भविष्य के। उनकी आंखें उस वक्त चमक रही थीं, क्योंकि उनके लिए भविष्य सिर्फ एक कल्पना नहीं था, वो एक मिशन था। वो चाहते थे कि मानव जाति सिर्फ पृथ्वी तक सीमित न रहे, बल्कि तारों के बीच अपनी जगह बनाए। वो कहते थे, अगर हमें लंबा जीना है तो हमें पृथ्वी से आगे बढ़ना होगा। हमें नए घर तलाशने होंगे, नए सूरज, नई दुनियाएं। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानते थे कि पृथ्वी सीमित है, संसाधन खत्म हो रहे हैं, और अगर मानवता ने अपनी सोच नहीं बदली तो वो खुद अपने अस्तित्व को मिटा देगी। इसलिए वो कहते थे, हमारा भविष्य अंतरिक्ष में है, न कि सीमाओं के भीतर। स्टीफन को सबसे ज्यादा डर किसी बीमारी से नहीं, बल्कि मानव मूर्खता से था। वो कहते थे, हमारा सबसे बड़ा खतरा है हमारी अपनी अज्ञानता। हम वो सब जानना चाहते हैं जो बाहर है, लेकिन भूल जाते हैं कि पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। उनकी ये बात बहुत गहरी थी, क्योंकि वो जानते थे, जितना विज्ञान हमें शक्ति देता है, उतनी ही जिम्मेदारी भी देता है। अगर इंसान ने उस शक्ति का गलत उपयोग किया, तो वो खुद अपनी रचना का अंत बन जाएगा। एक शाम उन्होंने अपने सहायक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन मानव जाति खत्म हो जाएगी? सहायक चुप रहा। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि हम इतनी दूर तक जाएं कि तारे हमें याद रखें। उनकी ये मुस्कान सिर्फ आशा की नहीं थी, बल्कि दृढ़ संकल्प की थी। वो जानते थे कि मृत्यु उन्हें किसी भी पल बुला सकती है, लेकिन उनके विचार, वो तो प्रकाश की गति से आगे निकल चुके थे। स्टीफन ने जब समय और ब्रह्मांड के रहस्यों को जोड़ना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद हम सब किसी कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा है, जहाँ हर ग्रह, हर तारा, हर इंसान एक नोट की तरह है। कभी कोई ऊंचा बजता है, कभी कोई धीमा, लेकिन मिलकर सब एक सुंदर संगीत बनाते हैं, जीवन का संगीत। वो कहते थे, अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है, तो तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। रात और गहरी हो चुकी थी। स्टीफन की स्क्रीन पर आखिरी शब्द झिलमिला रहे थे, We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the universe. That makes us something very special. हम बस एक साधारण तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाले उन्नत बंदर हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, और यही हमें खास बनाता है। उनकी मशीन की आवाज बंद हुई। कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ गूंज रहा था। उनकी सोच, उनकी जिज्ञासा, उनका विश्वास कि ज्ञान ही अमरता है। स्टीफन का चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड की धड़कन सुन ली हो, और शायद सच में सुन ली थी, क्योंकि जिसने समय को समझ लिया, उसने जीवन को भी समझ लिया। दूसरा भाग समाप्त। इस भाग में स्टीफन की यात्रा समय और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने बिग बैंग, ब्लैक होल और भविष्य की संभावनाओं को एक मानवीय दृष्टिकोण से जोड़ा। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन चाहे जितना सीमित हो, जिज्ञासा अनंत है, और वही हमें तारों तक ले जाएगी। दोस्तों, अब मैं अगला भाग बताने जा रही हूँ, जहाँ स्टीफन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य के मानव और पृथ्वी के अस्तित्व की बात करते हैं। तीसरा भाग। रात के उस सन्नाटे में स्टीफन की आंखें अब स्क्रीन पर नहीं, बल्कि बहुत दूर देख रही थी, शायद उन दुनियाओं की ओर जो अभी खोजी नहीं गई थीं। उनकी आवाज मशीन से निकल रही थी, पर उसमें भावनाएं असली थीं। वो कह रहे थे, हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोचने का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उनकी जिंदगी का यह दौर अब खोज से ज्यादा चेतावनी का था। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था, युद्ध, लालच, राजनीति, प्रदूषण और तकनीक की अंधी दौड़। वो कहते थे, हम अब तक के सबसे शक्तिशाली युग में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी समझ अभी भी उतनी ही सीमित है
जितनी प्राचीन काल में थी। स्टीफन अक्सर कहते थे कि मानवता एक दोधारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ विज्ञान, जो हमें मुक्त कर सकता है, और दूसरी तरफ वही विज्ञान, जो हमें नष्ट भी कर सकता है। और इन दोनों के बीच खड़ा है हमारा चुनाव। उनका सबसे बड़ा डर था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कहते थे, एक दिन मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगी, और जब वो सोचने लगेंगी कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो क्या हम तब भी सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल उन्होंने मजाक में नहीं पूछा था। उनकी आंखों में चिंता थी। वो जानते थे कि इंसान जब किसी चीज को काबू में लेने की कोशिश करता है, तो वो अंत में उसी के नियंत्रण में आ जाता है। उन्होंने कहा था, एआई हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है, या सबसे बड़ी गलती। स्टीफन की सोच में हमेशा संतुलन था। वो कहते थे कि तकनीक खुद में बुरी नहीं होती, बुरा होता है उसका उपयोग। अगर उसमें करुणा और समझ न हो। वो समझते थे कि मशीनें तेजी से सोच सकती है, लेकिन सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर हमने अपने विज्ञान के साथ अपनी मानवता को नहीं जोड़ा, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां आत्मा नहीं, सिर्फ कोड होंगे। एक रात जब वो अपनी मशीन से टाइप कर रहे थे, उनकी बेटी ने पूछा, डैड, क्या मशीनें हमें रिप्लेस कर देंगी? स्टीफन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अगर हम ये याद रखें कि हमें किसने खास बनाया, हमारी जिज्ञासा, हमारी करुणा और हमारी कहानियां। स्टीफन जानते थे कि इंसान सिर्फ सोचने वाला प्राणी नहीं, महसूस करने वाला प्राणी है, और यही भावना, यही कल्पना उसे ब्रह्मांड में अनोखा बनाती है। वो कहते थे, हम अपने आप को जितना समझेंगे, उतना ही इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। वो कहते थे, हम मानते हैं कि ये धरती हमारे लिए बनी है, लेकिन अगर हम इसे यूं ही नष्ट करते रहे, तो ये धरती एक दिन हमें अपने लिए खतरा समझेगी। स्टीफन के लिए पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं थी, वो एक घर थी, एक नीला बिंदु जो ब्रह्मांड के अंधकार में टिमटिमा रहा है। वो कहते थे, हमारे पास सिर्फ ये एक घर है, और अगर हम इसे नहीं बचा सके, तो हम अपने अस्तित्व को खो देंगे। उनकी चेतावनी सीधी थी। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या विस्फोट हमारी सभ्यता को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। वो कहते थे, अगर हमने अगले 100 साल में कुछ नहीं बदला, तो हमें दूसरा घर खोजना पड़ेगा। और यही उनकी सबसे बड़ी कल्पना थी, दूसरी दुनिया की खोज। स्टीफन मानते थे कि मानवता का भविष्य तारों में है। वो कहते थे, हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है, लेकिन हमारी नियति तारों में है। उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी जब वो ये कहते थे। वो चाहते थे कि इंसान मंगल पर जाए, दूसरे सौरमंडलों में पहुंचे, क्योंकि उनके अनुसार जो प्रजातियां अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ती, वो समाप्त हो जाती है। उनका सपना था कि इंसान ब्रह्मांड में अपनी एक नई कहानी लिखे। लेकिन वो ये भी कहते थे, अगर हम पृथ्वी से भाग भी जाए, तो हमें अपने भीतर की समस्याओं को भी साथ नहीं ले जाना चाहिए। स्टीफन का ये दौर चेतावनी और उम्मीद दोनों का संगम था। वो कहते थे, विज्ञान हमें दिखाता है कि क्या संभव है, लेकिन इंसानियत हमें बताती है कि क्या सही है। एक दिन उन्होंने अपने लेक्चर में कहा था, भविष्य में 2 संभावनाएं हैं, या तो हम खुद को नष्ट कर देंगे, या हम अपनी बुद्धि और दया से ब्रह्मांड के निर्माता बन जाएंगे। उनके ये शब्द सुनकर वहां बैठे लोग सन्न रह गए थे, क्योंकि वो जान गए थे, स्टीफन का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं था, वो हमारे व्यवहार, हमारे चुनावों की बात कर रहे थे। स्टीफन मानते थे कि सवाल पूछना ही इंसान होने का प्रमाण है। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम किसी चीज पर सवाल नहीं उठाते, तो तुम उसे कभी सच में समझ नहीं सकते। उनकी यह सोच एक बच्चे जैसी मासूम थी, लेकिन उसमें एक ब्रह्मांड जितनी गहराई थी। एक शाम उनके सहायक ने पूछा, स्टीफन, क्या आपको डर लगता है कि एक दिन इंसान अपनी ही रचना से हार जाएगा? स्टीफन ने धीरे से जवाब दिया, डर तो है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है
कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। उनका विश्वास सरल था, अगर हमारी जिज्ञासा जिंदा है तो मानवता जिंदा है। वो यह भी कहते थे, हम अब उस युग में हैं जहाँ एक विचार, एक खोज, एक चिंगारी पूरी सभ्यता बदल सकती है। उनके शब्दों में ऊर्जा थी। इसलिए अपने विचारों को छोटा मत समझो। हर विचार एक तारा बन सकता है। स्टीफन के लिए विज्ञान कोई प्रयोग नहीं था, वो एक प्रार्थना थी, उस ब्रह्मांड के प्रति जिसने उन्हें इतना सोचने दिया, भले ही उनका शरीर उन्हें रोक चुका था। वो अक्सर कहते थे, मैं कभी गुस्सा नहीं होता कि मैं चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं सोच सकता हूं। कितनी अद्भुत सोच थी ये। जिस इंसान के पास शरीर की आज़ादी नहीं थी, उसने पूरे ब्रह्मांड की आज़ादी को महसूस किया। स्टीफन का ये दौर एक दार्शनिक जागृति था। उनके लिए विज्ञान और जीवन अब एक दूसरे में घुल चुके थे। वो कहते थे, विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, और वहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। उनके लिए ये किताब, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, सिर्फ जवाबों की नहीं, बल्कि उम्मीदों की किताब थी। वो चाहते थे कि लोग इसे पढ़कर डरे नहीं, बल्कि सोचें, अगर स्टीफन अपनी हालत में भी सपने देख सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते? उनका संदेश सरल था, देखते रहो, सोचते रहो, और कभी हार मत मानो। रात के उस अंतिम पहर में स्टीफन की मशीन ने आखिरी शब्द बोले, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी कल्पना है। फिर कुछ देर सन्नाटा रहा। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकराईं। स्टीफन ने आंखें बंद की, और शायद उस पल वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, बल्कि महसूस कर रहे थे कि इंसान कितना सुंदर है जब वो सवाल पूछता है, और कितना महान जब वो उत्तर खोजता है। तीसरा भाग समाप्त। इस भाग में स्टीफन हॉकिंग हमें ये सिखाते हैं कि भविष्य सिर्फ मशीनों या तकनीक से नहीं बनेगा, वो बनेगा हमारी करुणा, बुद्धि और कल्पना से। वो हमें याद दिलाते हैं कि अगर इंसान अपने भीतर के सवाल करने वाले बच्चे को जिंदा रखे, तो कोई भविष्य डरावना नहीं, बल्कि प्रेरणादायक होगा। दोस्तों, अब अगला भाग, जहां स्टीफन मृत्यु, अमरता और क्या जीवन के बाद कुछ है जैसे अंतिम सवालों से जूझते हैं और अपने विचारों के सबसे गहरे हिस्से को प्रकट करते हैं। चौथा भाग। रात बहुत शांत थी। कैम्ब्रिज का आसमान तारों से भरा था, जैसे ब्रह्मांड खुद उस आदमी को सलाम कर रहा हो जिसने उसे समझने की कोशिश की थी। स्टीफन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सवाल टिमटिमा रहा था, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? उनकी आंखें उस सवाल पर कुछ देर टिकी रहीं। फिर मशीन की हल्की सी बीप के साथ उनके शब्द उभरे, मैं मानता हूं कि मस्तिष्क एक कंप्यूटर है। जब इसके हिस्से फेल हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। टूटे हुए कंप्यूटर के लिए कोई स्वर्ग या परलोक नहीं होता। ये सब कल्पनाएं हैं, उन लोगों के लिए जो अंधेरे से डरते हैं। कितना सीधा और निर्मम उत्तर था ये। लेकिन अगर कोई गहराई से समझे तो उसमें डर नहीं, बल्कि सच्चाई की विनम्रता थी। स्टीफन मृत्यु को अंत नहीं मानते थे, बल्कि एक परिवर्तन, एक रूपांतरण समझते थे। वो कहते थे, हम सब ऊर्जा हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। तो शायद किसी न किसी रूप में हम हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके लिए ये विचार सांत्वना का था कि भले ही शरीर मिट जाए, हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे कर्म किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में लहर बनकर गूंजते रहते हैं। कभी कभी वो तारों की ओर देखते और कहते, जब मैं तारों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं, और जब मैं मरूंगा तो मैं बस वही लौट जाऊंगा जहां से आया हूं, उन्हीं तारों की धूल में। स्टीफन के लिए ये विचार सिर्फ कविता नहीं था, वो विज्ञान था, क्योंकि वो जानते थे कि हर परमाणु जो हमारे शरीर में है, वो कभी किसी तारे के भीतर पैदा हुआ था। वो कहते थे, हम तारे हैं जो खुद को देख रहे हैं। उनकी यह सोच इतनी गहरी थी कि सुनने वाला कुछ पल के लिए
खुद को उसी ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करने लगता था। उनकी आवाज में धातु की ठंडक थी, पर उसके पीछे एक गर्म एहसास था, एक ऐसी आत्मा का जो जानती थी कि अंत कोई डर नहीं बल्कि एक वापसी है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, स्टीफन, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं उस नियम में विश्वास करता हूँ जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। अगर तुम उसे भगवान कहना चाहो तो हाँ, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। उनके लिए गॉड कोई मूर्ति नहीं थी, कोई इंसानी रूप नहीं था। वो नेचर का कोड था, वो रियलिटी की रचना थी, वो ताकत थी जिसने सब कुछ इतना खूबसूरती से संतुलित किया है। स्टीफन की ये सोच कई लोगों को चौंकाती थी। कुछ लोग कहते वो नास्तिक है, लेकिन वो जवाब देते, मैं नास्तिक नहीं, यथार्थवादी हूँ। मैं उस सुंदरता को देखना चाहता हूँ जो सच में मौजूद है, न कि उस डर को जो हमने अपने मन में बना लिया है। उनकी बातों में एक गहराई थी जो विज्ञान से आगे जाती थी। वो जानते थे कि इंसान सिर्फ तथ्यों से नहीं जीता, वो आशा से जीता है। इसलिए वो कहते थे, अगर स्वर्ग नहीं भी है, तो भी हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जैसे ये एक चमत्कार है। स्टीफन के लिए हर दिन एक वरदान था। जिस आदमी को 21 साल की उम्र में कहा गया था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, वो 76 साल तक जिया और हर दिन नई दुनिया बनाई। वो कहते थे, हर पल जब मैं सांस लेता हूँ, मैं ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे सोचने दिया। उनकी यह कृतज्ञता अविश्वसनीय थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे चलना, बोलना, लिखना तक नहीं आता था, वो कहता था, मैं खुश हूँ। किसी ने उनसे पूछा, आप इतने सकारात्मक कैसे रहते हैं? स्टीफन ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए कुछ महान है। उनके लिए जीवन का अर्थ यही था, सोचना, जानना, महसूस करना। वो कहते थे, हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, भले ही हम उसमें कितने छोटे क्यों न हों। कभी कभी वो अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए कहते, अगर मेरा शरीर स्वस्थ होता तो शायद मैं इतना गहराई से नहीं सोच पाता। ये कितना अद्भुत दृष्टिकोण था, जिसे दुनिया कमजोरी कह रही थी। स्टीफन उसे शक्ति मान चुके थे। वो कहते थे, मेरे शरीर ने मुझे सीमित किया, लेकिन मेरे मन ने मुझे अनंत बना दिया। उनकी ये सोच अब मृत्यु के पार चली गई थी। उनके लिए मरना बस उस ब्रह्मांड की गोद में लौटना था, जिसे वो हमेशा समझना चाहते थे। एक रात, जब बाहर तूफान चल रहा था, स्टीफन खिड़की के पास लेटे हुए तारों को देख रहे थे। उनकी मशीन धीमे से बोली, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, वो शांति थी जो केवल ज्ञान से आती है। स्टीफन हमेशा कहा करते थे, डेथ इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। मृत्यु अंत नहीं है, ये सब कुछ समझने की शुरुआत है। वो जानते थे कि उनका समय अब सीमित है, लेकिन वो आखिरी समय तक बोलते, लिखते और सिखाते रहे। उनकी किताबें, उनके शब्द, वो सब अब उनकी अमरता बन चुके थे, क्योंकि जो इंसान ज्ञान बांटता है, वो मरकर भी जिंदा रहता है। स्टीफन ने अपनी किताब के अंत में लिखा, Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. हमेशा ऊपर तारों की ओर देखो, नीचे अपने पैरों की ओर नहीं। जो देखो उसे समझने की कोशिश करो और सोचो कि ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है। जिज्ञासु बने रहो। उनके ये शब्द जैसे एक विरासत थे, हर उस इंसान के लिए जिसने कभी खुद से पूछा हो, मैं यहाँ क्यों हूँ? उनके लिए यही था जीवन का असली उत्तर। सवाल पूछते रहो, क्योंकि सवाल ही तुम्हें जिंदा रखते हैं। उनके निधन वाले दिन पूरी दुनिया ने जैसे कुछ पल के लिए रुककर आसमान की ओर देखा।
हर कोई जानता था कि एक महान आत्मा लौट गई है। वो ब्रह्मांड जिसे वो जीवन भर समझने की कोशिश करते रहे, अब उन्हें अपनी बाहों में ले चुका था। लेकिन शायद वो कहीं मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें आखिरकार वो मिल गया था जिसकी तलाश उन्होंने जीवन भर की थी। शांति और सच्चाई का आलिंगन। चौथा भाग समाप्त। इस भाग में स्टीफन हॉकिंग की सोच हमें मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य से परिचित कराती है। वो सिखाते हैं कि अमरता शरीर में नहीं, विचारों में होती है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, जो जीवन को समझने की कोशिश करता है, वो कभी मरता नहीं। दोस्तों, अब पांचवा और अंतिम भाग, जहां स्टीफन की सोच मानवता के भविष्य, आशा और ब्रह्मांड से मिलने वाले अंतिम उत्तर तक पहुंचती है। एक भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन के रूप में अंतिम भाग। कैम्ब्रिज की ठंडी सुबह थी। खिड़की से आती हल्की धूप स्टीफन के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी मशीन धीरे धीरे जाग रही थी और स्क्रीन पर कुछ शब्द झिलमिला रहे थे। What will happen to humanity? यह उनका आखिरी सवाल था। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनका नहीं था, वो सवाल था पूरी मानवता का। स्टीफन ने टाइप करना शुरू किया, और जैसे जैसे अक्षर बनते गए, उनकी आंखों में एक अलगसी चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने लिखा, हमारे पास अद्भुत क्षमताएं हैं। हम सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। वो जानते थे कि इंसान ने जितनी तेजी से प्रगति की है, उतना ही तेजी से उसने खुद को खतरे में भी डाल दिया है। उन्होंने कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें या तो सबसे बड़ा वरदान देगी या सबसे भयानक विनाश। वो डरते नहीं थे, लेकिन वो चेतावनी जरूर देते थे। उनका कहना था, अगर हमने अपनी बुद्धि को नियंत्रण के बिना बढ़ा दिया, तो एक दिन मशीनें हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी और शायद हमें अनावश्यक समझ लेंगी। स्टीफन को भविष्य की चिंता थी, लेकिन उस चिंता के भीतर आशा भी छिपी थी। वो कहते थे, अगर हम अपने विवेक का उपयोग करें, अगर हम अपने भीतर की करुणा को जीवित रखें, तो हम उस भविष्य को भी सुंदर बना सकते हैं। उनकी नज़र में मानवता का भविष्य पृथ्वी तक सीमित नहीं था। वो कहते थे, हमेशा के लिए जीवित रहने का एक ही तरीका है, पृथ्वी से बाहर निकलो। स्टीफन का सपना था कि एक दिन इंसान दूसरे ग्रहों पर बसे। वो चाहते थे कि मानवता मंगल पर अपना घर बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा अस्तित्व नाजुक है, उन्होंने लिखा। एक उल्कापिंड, एक परमाणु युद्ध या एक वायरस, कुछ भी हमारी पूरी सभ्यता को मिटा सकता है। अगर हमें बचना है, तो हमें सितारों की ओर देखना होगा। ये वाक्य उनके जीवन की आत्मा जैसा था। लुक एट द स्टार्स, नॉट योर फीट। वो मानते थे कि जब इंसान अपनी नज़र ऊपर उठाता है, तो वह अपने डर से ऊपर उठ जाता है। स्टीफन के लिए सितारे सिर्फ गैलेक्सी नहीं थे, वो उम्मीद के प्रतीक थे। हर चमकता हुआ तारा उन्हें याद दिलाता था कि हम कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। एक बार उन्होंने कहा था, अगर हमें कोई एलियन सभ्यता मिलती है, तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर वे हमसे ज्यादा उन्नत हैं, तो शायद हमारे लिए वही करेंगे जो यूरोपियनों ने अमेरिका के मूल निवासियों के साथ किया था। उनके भीतर जिज्ञासा थी, पर साथ में चेतावनी भी। वो विज्ञान के संतुलन को जानते थे। उनकी दृष्टि केवल क्या संभव है पर नहीं, बल्कि क्या सही है पर भी थी। उनकी सोच हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ है विनम्रता। स्टीफन जानते थे कि हम ब्रह्मांड में बेहद छोटे हैं, लेकिन वो यह भी कहते थे, हम छोटे हैं पर सोचने में सक्षम हैं, और यही हमें ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत हिस्सा बनाता है। वो बार बार कहते, अगर कोई चमत्कार है, तो वो यही है कि ब्रह्मांड ने खुद को समझने वाले प्राणी बनाए। उनकी ये बात सुनकर हर इंसान के भीतर कुछ हलचल सी होती थी, क्योंकि अचानक एहसास होता था कि शायद हम सब किसी महान उद्देश्य का हिस्सा है। स्टीफन के जीवन के आखिरी सालों में,
जब उनका शरीर लगभग पूरी तरह जवाब दे चुका था, फिर भी वो रोज नए विचारों पर काम करते रहे। वो कहते थे, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। उनकी यह पंक्ति अब एक विरासत बन चुकी है। वो जानते थे कि उम्मीद कोई मूर्खता नहीं है, बल्कि वो ईंधन है जो सभ्यता को आगे बढ़ाता है। उनका अंतिम संदेश कुछ ऐसा था, याद रखो, हमने ये ब्रह्मांड नहीं बनाया, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं, और यही हमें ईश्वर जैसा बनाता है, ज्ञान की शक्ति में। स्टीफन के लिए भगवान कभी कोई चेहरा नहीं था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग था। उनका भगवान वो नियम था जिसने सितारों को जन्म दिया, जिसने समय को चलाया, और जिसने इंसान को सोचने की शक्ति दी। वो कहते थे, अगर तुम ब्रह्मांड को समझ जाओ, तो तुम भगवान को समझ जाओगे। स्टीफन की सोच अब विज्ञान से ऊपर जा चुकी थी। वो अब जीवन की कविता बन गए थे, जहाँ हर समीकरण एक प्रार्थना थी, हर सूत्र एक दार्शनिक गीत। एक दिन, अपने अंतिम दिनों में, उनसे किसी ने पूछा, स्टीफन, क्या आपको लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, और यही तो सुंदर है, क्योंकि अगर सब कुछ समझ लिया जाए, तो जिज्ञासा मर जाएगी, और साथ ही जीवन भी। उनके लिए जिज्ञासा ही जीवन थी। वो कहते थे, कभी ये मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारा हर विचार, हर खोज, ब्रह्मांड के संगीत का एक सुर है। उनके शब्द अब किसी किताब तक सीमित नहीं थे। वो अब हर उस इंसान के भीतर गूंज रहे थे, जो तारों की ओर देखता है और सोचता है, क्यों? और शायद यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें सवाल पूछने से डरना नहीं, बल्कि सवालों से प्रेम करना सिखाया। स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में नहीं है, पर हर रात जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है और पूछता है, क्या वहाँ कोई है? तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ, और तुम भी वहीं से आए हो। उनकी आत्मा अब सितारों में है। उनका विचार अब समय की लहरों में बहता है। उन्होंने हमें दिखाया कि भले ही हम सीमित हों, लेकिन हमारी सोच अनंत है। और यही है स्टीफन हॉकिंग का संदेश, कि मानवता तब तक जीवित रहेगी जब तक वो सपने देखना बंद नहीं करेगी। कभी उन्होंने कहा था, वर्क गिव्स यू मीनिंग एंड पर्पस, एंड लाइफ इज एम्प्टी विदाउट इट। काम तुम्हें अर्थ देता है, और जीवन उसके बिना खाली है। स्टीफन का पूरा जीवन इसी वाक्य का प्रमाण था। उन्होंने अपने अस्तित्व को एक मिशन बना दिया, ब्रह्मांड को समझना और दूसरों को सोचने के लिए प्रेरित करना। और अब, जब वो इस मिशन को पूरा कर चुके हैं, उनकी आत्मा शायद वही जा चुकी है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, उस महान मौन में जहाँ तारे जन्म लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो ज्ञान की ओर बढ़ता है, हर वह बच्चा जो प्रश्न पूछता है, हर वह इंसान जो असंभव को चुनौती देता है, वो स्टीफन की कहानी को आगे बढ़ा रहा है। वो अब किताब में नहीं, हमारे भीतर है। हर बार जब हम क्यों पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, क्योंकि तुम सोच सकते हो। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार है। ये था 5वां और अंतिम भाग, स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। अब सिर्फ एक किताब नहीं रह गई, यह इंसानियत की वो लॉ है जो कहती है, हम सितारों की धूल से बने हैं, और हमें सितारों तक ही पहुंचना है।